नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। नाजरीन, मुल्क में कोरोना के केसेस में जू कमी हो रही है तो दूसरी तरफ सियासी पारा वैसे वैसे चढ़ रहा है। पिछले दिनों एनसीपी चीफ शरद पवार के घर अपोजिशन लीडरों की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग की खास बात यह थी कि इस मीटिंग में न तो बीजेपी से कोई शामिल था और ना ही कोई कांग्रेस का चेहरा इस मीटिंग में दिखा। हालांकि मीटिंग के मुंतजमीन की तरफ से बार बार यह कहा गया कि यह मुलाकात सियासी नहीं है और ना ही इसमें कांग्रेस को अलग थलग रखा गया है। तो नाजरीन, इस मीटिंग का आखिर मकसद क्या कुछ था? इसके अलावा मुल्क के मौजूदा हालात, सियासी हालात, मौजूदा सरकार की कारकर्दगी, महंगाई और कोरोना जैसे बहुत से इश्यूज हैं जिन पर आज खास मुलाकात में बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत अहम शख्सियत एनसीपी के सीनियर लीडर, जाने माने एडवोकेट मजीद मेमन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मजीद मेमन साहब, सर आपका न्यूज 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया सर। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि पिछले दिनों शरद पवार साहब के घर जो मीटिंग हुई, राष्ट्रीय मंच के बैनर तले कहा जा रहा था मीटिंग हुई, इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में बड़ी चेमेगोइयां हुई। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन से ये कहना चाहूंगा जी कि राष्ट्र मंच को पहले समझा जाए और उसके बाद हम उस मीटिंग की बात करें। जी राष्ट्र मंच की बुनियाद जनवरी 2018 में डाली गई थी और आप अगर तारीख उठाकर देखें तो एनडीए की सरकार जो 2014 से इस मुल्क में काम कर रही है, जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 मुअज़्ज़िज़ जज हजरात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जी ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सब ठीक नहीं हो रहा है और बदकिस्मती से उनका ये ऐलान कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट आज हमारी जमहूरियत में काम कर रही है उससे आईन को और जमहूरियत को खतरा है। जब इतनी बड़ी बात 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पब्लिकली कहते हैं तो जाहिर है कुछ बहुत ही संगीन मामला है। उसी महीने में जनवरी की 30 तारीख को महात्मा गांधी की मौत का जो दिन है, उस दिन राष्ट्रमंच की बुनियाद डाली गई यशवंत सिन्हा के क़यादत में, और हम लोगों ने जो लोग इकट्ठा हुए थे राष्ट्रमंच में, जिसमें कुछ नाम मैं गिनवा सकता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा थे, अरुण शूरी थे, रेणुका चौधरी थी, पवन वर्मा थे, मैं था, और यशवंत सिन्हा की क़यादत में हम सब महात्मा गांधी की समाधि पर गए। वहां जाकर हमने अकीदत तरीके से इसकी फाउंडेशन, इसकी बुनियाद राष्ट्रमंच की डाली, जो एक कोई सियासी जमात नहीं है, कोई जमात नहीं, एक मुहिम है, एक मूवमेंट है। उसके बाद वहां से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाकर प्रेस को एड्रेस करके यशवंत सिन्हा जी ने, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने, बाकी लोगों ने बातें की और बताया कि एक मुहिम के तौर पर मुल्क में आईन बचाओ और जमहूरियत बचाओ का जो नारा हमारे जजेस ने लिया था कुछ दिन पहले, उस दिशा में, उस डायरेक्शन में काम करना है। ये राष्ट्रमंच का एक खाका है। पिछले साल 1.5 साल से चूंकि कोविड की कंपल्शन, पाबंदियां थी, जिसकी वजह से हम लोगों की एक्टिव मीटिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन इसके बाद भी हमने पिछले महीने, लगभग 1.5 महीना पहले, एक वेबिनार किया था जिसमें हमने ये तय किया कि बंगाल के चुनाव के बाद लोगों में भी एक ऐसा एंटी बीजेपी ख्याल पैदा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को से नाराजगी बताई गई और जिस तरह से टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी, वो पैगाम जो है वो सारे मुल्क में जाए। हमारी कोई दुश्मनी किसी सियासी जमात से नहीं है राष्ट्रमंच की, लेकिन समाज में जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी माशी, समाजी और राजनीतिक तरीके से देश में जो वातावरण, जो माहौल बना है, उसमें कहीं बदल लाने की जरूरत है। इसलिए ये परसों की मीटिंग बुलाई गई थी 2 दिन पहले। अब इसमें कुछ गलतफहमियां थी जिसको मैंने उसी दिन मीटिंग के फौरन बाद मीडिया से खिताब करते हुए दूर किया था। सब पहली चीज तो ये कि चूंकि मीटिंग शरद पवार साहब के मकान पे हुई, इसलिए
उसका मीडिया वैल्यू बहुत बढ़ गया था और हाइप बहुत हो गया था। और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खीमे में ऐसा लगने लगा कि जब शरद पवार के यहाँ मीटिंग है तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल स्टेप है और पॉलिटिकल मूवमेंट है, मगर सच्चाई ये नहीं है। जी, लेकिन मजीद मेमन साहब, बार बार हमने देखा कि मीडिया में अब यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर आप लोगों को इस मीटिंग को लेकर इतनी ज्यादा सफाई क्यों देनी पड़ी? ठीक है, राष्ट्रमंच की मीटिंग थी, उसमें कुछ लोग जुड़े, कुछ सियासी लोग भी थे, कुछ नॉन सियासी नॉन पॉलिटिकल लोग उसमें थे, फिर इसमें इतनी ज्यादा आप लोगों को सफाई क्यों देनी पड़ी कि ये नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस एक तरह से मीटिंग नहीं है या इसमें कोई फ्रंट नहीं बन रहा है? इस पर सफाई सर इतनी ज्यादा क्यों देनी पड़ी? कोई सफाई नहीं देनी पड़ी। हमने तो सिर्फ इस बात का खुलासा किया जो मीडिया पिछले 24 घंटे में ये कह रही थी कि देखिए बन रहा है, कोई गठबंधन नहीं बन रहा था। इस मीटिंग के जरिए किसी गठबंधन के बनाने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया, इसलिए सफाई देनी पड़ी, क्योंकि मीडिया ने इसको गलत समझ लिया था। मीडिया ने ये समझा कि चूंकि शरद पवार साहब के यहाँ मीटिंग हो रही है या शरद पवार मीटिंग बुला रहे हैं, इसलिए जरूरी तौर पर ये थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट बन रहा है। ये गलत था, ये मीडिया का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग था। पहली चीज तो गलत खबर ये गई थी कि शरद पवार ने मीटिंग नहीं बुलाई, ये मीटिंग यशवंत सिन्हा जी ने बुलाई थी, मगर शरद पवार साहब ने कहा कि ठीक है मैं मौजूद रहूंगा, मेरे घर पे आप लोग ये मीटिंग करेंगे। जी, इससे राष्ट्रमंच मजीद मेमन साहब, क्योंकि सर पिछले कुछ दिनों से और इस मीटिंग से पहले प्रशांत किशोर की लगातार जिस तरह से शरद पवार साहब से मुलाकातें होती रही, तो उससे भी लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक ये था कि शायद कुछ सियासी जो चेमेगोइयां हैं वो शुरू हो रही हैं। और इसके अलावा आपको याद होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के बाद भी कहा था कि अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए बीजेपी के अगेंस्ट। तो शायद इन तमाम चीजों को जोड़कर इस मीटिंग को देखा जा रहा था। तो ये सब सही है, ये इत्तेफाक की बात है कि उन्हीं दिनों में जब हमारी ये मीटिंग तय हुई थी राष्ट्रमंच की, उन्हीं दिनों में प्रशांत से शरद पवार जी की 2-3 मीटिंगें हो गई, तो लोगों ने उसको जोड़ दिया। तो अब आपकी मर्जी, आप किसी इवेंट के साथ जोड़ें, आप बंगाल के नतीजे को जोड़ें, आप तमिलनाडु के नतीजे को जोड़ें, या फिर आप कश्मीर की मीटिंग को भी जोड़ सकते थे। तो आपके ऊपर है, आप मीडिया जो चाहे इंटरप्रेट करें। ये तो इत्तेफाक की बात है कि उन्हीं दिनों में ममता ने कहा कि इत्तेफाक होना चाहिए और प्रशांत ने कहा कि थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट से कुछ काम नहीं चलेगा, पवार साहब से बार बार मीटिंग की जा रही है। ये अलग इंडिपेंडेंट एक्शन है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज है। राष्ट्रमंच का इससे कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रमंच ने तो ये क्लैरिफाई किया कि हम अर्थशास्त्र, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार जी इसमें आएंगे, कानून के माहिर, फॉर्मर लॉ कमीशन के चेयरमैन और दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस AP शाह इसमें आएंगे, जावेद अख्तर साहब जो एक समाजी बड़ी पर्सनालिटी है बॉलीवुड की, वो इसमें आएंगे। वो आए हैं, तो इसमें कहाँ कोई एंटी बीजेपी या एंटी शिवसेना, एंटी कांग्रेस की बात होती है? गलत। बिल्कुल। लेकिन मजीद मेमन साहब, क्योंकि प्रशांत किशोर से लगातार मुलाकातें हो रही हैं, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इन मुलाकातों के पीछे क्या कुछ है? ममता बनर्जी को चुनाव जिताते हैं प्रशांत किशोर बंगाल में, नीतीश कुमार के साथ बिहार में दिखते हैं, और अब इन चुनाव के बाद शरद पवार जी से उनकी नजदीकियां, तो इस पर भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं। सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि आखिर इस मुलाकात के माने क्या कुछ निकाले जाएं। नहीं, देखिए, वो एक इंडिपेंडेंट, जैसा मैंने कहा, आजादाना तौर पर एक कोई एक्टिविटी, कोई एक मिशन चल रहा होगा जिससे राष्ट्रमंच की इस मीटिंग को नहीं जोड़ना चाहिए, जो बात मैं साफ कर चुका हूँ। और जहां तक कि मेरी अपनी जाती मालूमात है, प्रशांत किशोर और शरद पवार जी की 1, 2, 3 जो मीटिंगें हुई है उसमें मेरा कोई सहयोग नहीं, ना मुझे उसकी मालूमात है ना जानकारी है। पवार साहब ने उसमें मुझे बहैसियत एनसीपी के एक कार्यकर्ता के शामिल नहीं किया है, तो मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, और मैं उसके बारे में मीडिया से कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। मजीद मेमन जी, सर पूरी ईमानदारी से, क्योंकि जाहिर सी बात है इस मीटिंग में न तो टीएमसी से कोई पहुंचा, ना ही समाजवादी पार्टी से कोई पहुंचा, ना बीएसपी, और इस तरह से आरजेडी से कोई लीडर शामिल नहीं था। तो कहा यह जा रहा है कि जब इन बड़ी पार्टियों के लीडर या नुमाइंदे इस पार्टी में नहीं पहुंचे, तो आखिर में एक तरह से एनसीपी को या मजीद मेमन साहब को सफाई देनी पड़ी, और इस पूरा जो ये सियासी मंजरनामा था, इससे शरद पवार जी को अलग रखने की कोशिश की गई। नहीं, देखिए, आप गलत कह रहे हैं। फैक्चुअली समाजवादी पार्टी से कोई नहीं आया, ये गलत।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन घनश्याम तिवारी साथ में थे, और वो उन्होंने तो पूरा मूवमेंट चलाया हमारे साथ, एक्टिव थे बिल्कुल। उन्होंने तो प्रेस को भी एड्रेस किया था। तो आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी से कोई नहीं है, गलत है। जहां तक कि डीएमके की बात है, मैंने डीएमके के कनिमुई को टेलीफोन देकर इनविटेशन दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ मौत हो गई है और वो टाला नहीं जा सकता, इसलिए उस दिन मैं दिल्ली में नहीं रहूंगी, मैं कोशिश करके किसी और को भेजूंगी। ये डीएमके का स्टैंड था। जहां तक कि कांग्रेस का था, मैं सफाई दे चुका हूँ कि कांग्रेस के एक नहीं 5 लीडरों को मैंने बजाते खुद न सिर्फ राष्ट्रमंच की तरफ से उन्हें मदऊ किया था, दावतनामा दिया था, बल्कि टेलीफोन पर 5 से गुफ्तगू भी की थी। और उसमें से केटीएस तुलसी ने मुझसे वादा किया था, मैं मनाली में हूँ, जो एमपी है कांग्रेस के, कि मगर मैं अभी टिकट करवाता हूँ और पहुंचने की कोशिश करूंगा, शायद वो नहीं पहुंच पाए। मैंने कपिल सिब्बल से भी बात की, मैंने डॉक्टर मनु सिंघवी से बात की, मैंने विवेक तनखा से बात की, मैंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कहा, शत्रुघ्न सिन्हा तो हमारे फाउंडर मेंबर हैं कांग्रेस के, और वो तो बिल्कुल साथ है। उन्होंने कहा, हमारे डॉक्टर सिंघवी ने भी मुझसे कहा कि अगर मैं फिजिकली नहीं भी आ सकता हूं तो आई एम इंटायरली विद दिस मिशन एंड आई एम विद दिस राष्ट्रमंच मूवमेंट। तो ये किसी का बायकॉट करना या फला पार्टी को अलग छोड़ देना या कोई गठबंधन कांग्रेस के बगैर बनाना, ये सब अफवाहें हैं, बेबुनियाद हैं, गलत। यानी इसमें कोई सच्चाई नहीं कि एक थर्ड फ्रंट बन रहा है या तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, अरे भाई, थर्ड फ्रंट अलग कहीं बन रहा होगा, हम उसके बारे में कैसे कहें? राष्ट्रमंच की इस मीटिंग में कोई थर्ड फ्रंट नहीं बना, मैं ये कह रहा हूँ, पूरा उसको समझिए आप। कहीं और कुछ बन रहा होगा, क्या बन रहा है उसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता। नहीं, लेकिन मजिद मेमन साहब, इस मीटिंग के बारे में यह भी कहा गया कि कांग्रेस के जिन लीडरों को बुलाया गया था, जो नाम थे, चाहे उसमें कपिल सिब्बल का नाम जुड़ा हो, ये वही थे जिन्होंने सोनिया गांधी की क़यादत पर सवाल उठाए थे। ये वही 23 नामों में से 2-3 नाम थे जिन्होंने सोनिया गांधी की क़यादत पर सवाल उठाए थे, जो लोग इस मीटिंग में बुलाए गए थे। ये गलत है। सिवाय कपिल सिब्बल के बाकी 4 जो नाम हैं, वो चारों सोनिया गांधी के साथ है, वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो G23 में नहीं है। मैं वो चारों नाम फिर गिनवा देता हूँ। हमारे विवेक तनखा साहब, हमारे डॉक्टर सिंघवी साहब, हमारे शत्रुघ्न सिन्हा साहब, और चौथे हमारे केटीएस तुलसी साहब। ये चारों सोनिया गांधी की गुड बुक्स में है, कोई विरोधी G23 के मेंबर्स नहीं है, ये आप गलत न कहें। ठीक है, लेकिन मजिद मेमन साहब, मेरा सवाल यह है कि अगर थर्ड फ्रंट बनता भी है और शरद पवार जी की क़यादत में अगर उसकी जरूरत महसूस की जा रही, तो उसमें मेरे ख्याल से फिर बुराई क्या है? क्योंकि कांग्रेस अब इतनी ज्यादा मजबूती से लड़ नहीं रही है, और जहां आप बिहार से लेकर बंगाल तक आप हर जगह के नतीजे देख लीजिए कि कांग्रेस के हक में नतीजे नहीं है। तो ऐसे में अगर शरद पवार एक मजबूत कदावर लीडर हैं, बड़ा चेहरा है मुल्क की सियासत का, और अगर उनकी क़यादत में इस तरह की एक पहल की जाती है, तो मेरे ख्याल से इस पर कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। नहीं तो किसने कहा बुराई है? हमने तो कुछ बात इस पर कोई बात नहीं कही उसके हक में या इसके खिलाफ। आप उसको इसके साथ न जोड़े। अगर इंडिपेंडेंटली आप मुझसे सियासी माहौल पर बात करना चाहते हो इस राष्ट्रमंच की मीटिंग से हटकर, तो मैं आपसे 10 बातें बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है मजिद मेमन साहब, ये तो राष्ट्रमंच की बातें थी, और क्योंकि अब इसी को सियासत एक तरह से कहा जाता है। मजिद मेमन साहब, महाराष्ट्र की सरकार में आजकल जो कुछ चल रहा है, खासतौर से कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने कहा कि अकेला चलो, अब कांग्रेस का मूड है कि अब अकेले अपने दम पर वो चुनाव लड़ेंगे, और इस वक्त सब कुछ महाराष्ट्र की सरकार में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्या कुछ सच्चाई है इसकी? देखिए, मैं आपको इस बारे में भी बता दूं कि ये जो गलत खबरें उड़ती हैं कि अघाड़ी की सरकार में कहीं फूट हो रही है, कि कांग्रेस ने कह दिया कि हम अलग लड़ रहे हैं, ये तमाम बातों को अगर आप गौर से, क्या मौका है तो मैं आपको समझा दूं कि इसको आप गलत नजरिए से न देखें जी। नाना पाटोले जो एक सिर्फ स्टेट लेवल के लीडर हैं, उन्होंने कहीं ये कह दिया कि हम सारे चुनाव अलग लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, जिस पर बहुत सारा रिएक्शन हुआ ये वो। लेकिन नाना पाटोले को ये अथॉरिटी नहीं है, वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है, बल्कि आज ही नाना पाटोले को हाईकमांड ने दिल्ली में तलब किया है। ये तय फैसला सोनिया जी के लेवल पर होगा,
कांग्रेस के हाईकमांड इसका तय फैसला तय करेंगे। और अभी ये अपने अपने विचार अलग अलग नेता प्रकट कर रहे हैं, तो उससे फैसला नहीं हो गया कि कांग्रेस अलग लड़ेगी या फिर, और इसको लेकर ये कहना कि अगाड़ी में कहीं झगड़ा चल रहा है, ये सारे कोई बेबुनियाद बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार कामयाबी के साथ, मजबूती के साथ चल रही है। महाराष्ट्र के लोग उद्धव ठाकरे की लीडरशिप से खुश हैं। उद्धव ठाकरे एक बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से और बहुत ही सही तरीके से महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे 5 साल का टर्म यह अघाड़ी की सरकार मुकम्मल करेगी। चुनाव आएंगे, चुनाव के समय रणनीति बनेगी, उस वक्त पार्टियां तय करेंगी कि हमें किस तरह लड़ना है। वो अपने लोकल असेसमेंट के तहत पॉलिटिकल पार्टियां तय करती हैं। इसमें से इस तरह की बातें करना ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम था कि वो इसको अफवाह बनाकर उड़ाएं कि देखिए लड़ाई हो रही है, सरकार गिर रही है। हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब तो जब से अघाड़ी सरकार 2019 में बनी, रोजाना ये कहते हैं कि सरकार कल गिर जाएगी, सरकार टूट रही है, मगर उसका कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ठीक है, मैं मजीद मेमन साहब, मौजूदा सरकार की कारकर्दगी पर अगर बात करें, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना से बुरी तरह से मुल्क परेशानी के दौर से गुजर रहा है, और इन परेशानी के दौर में, कोविड के इस दौर में सरकार की कारकर्दगी को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आप किस सरकार की बात करते हैं? देश की सरकार की बात करते हैं या महाराष्ट्र की सरकार की? नहीं, सेंटर की गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। सेंटर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है नाजरीन से। देखिए, जहां तक के पेंडेमिक से लड़ाई की बात है, हमने बहुत सारी गलतियां की हमारी मोदी सरकार की तरफ से, एनडीए की सरकार की तरफ से। वैक्सीन को की तरफ तवज्जो देना, वैक्सीन मुहैया करने के लिए कदम उठाना, हमारी कंपनियों को जो देश में है या बाहर से हमें आनी है, उस वैक्सीन के इंतजाम करके वक्त पर हमने वैक्सीन की तरफ तवज्जो बहुत देर से दी, जब हजारों मौतें हो गई और मौतों का कोई हिसाब नहीं है। जो मैनेजमेंट हमारा, जो तैयारी हमारी इस डिजास्टर के खिलाफ सरकार को, केंद्र सरकार को करनी थी, उसमें सरकार ने बहुत कोताही की। ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। तो कोविड की लड़ाई में अगर ये कहना कि भारत सरकार, आज जो हम देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भारत में हो रहा है, मोदी जी की तस्वीरें लगी हैं जगह जगह। मैं बड़े अदब के साथ ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने ये भी कहा था कि मोदी जी, आप अगर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपनी तस्वीर छपवाना चाहते हैं, अपनी पार्टी की तशहीर करना चाहते हैं, तो ये जरूरी हो जाएगा। भारत के लोग ये कहेंगे कि हर डेथ सर्टिफिकेट पर भी आप अपनी तस्वीर लगाइए, क्योंकि मौत के जिम्मेदार आप हैं। साथ ही साथ जिस तरह से लॉकडाउन का सिलसिला चला है कोविड के पेश नजर जी, इतनी ज्यादा उसमें गलतियां की गई। जिस तरह से अचानक लॉकडाउन लगा देने से माइग्रेंट लेबरर की जो दुर्दशा हुई, लोगों की नौकरियां चली गई। हालांकि ये कंपलसरी जरूरी था कि हम कोविड की जो प्रोटोकॉल है, कोविड की रोकने के लिए जो कदम उठाने थे वो उठाने लाजमी थे, मगर जिस तरह से वो उठाए गए, जिस अंदाज से वजीर आजम ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, कुछ घंटों में सब बंद हो जाएगा, तो सारे लोग रुक गए। वो अगर 2 दिन पहले ये देश को संबोधित करके कहते कि देखिए आपके पास 2 दिन 3 दिन का टाइम है, जिसको जहां चाहिए अपने रिश्तेदारों के पास जाना हो या अपने घरों पे जाना हो, अपने राज्य में जाना हो, वो चले जाएं, उनको मैं 48 घंटे 72 घंटे का समय देता हूं, उसके बाद सब बंद हो जाएगा। तो ये दुर्दशा नहीं होती। आप सड़कों पर हजारों लाखों लोगों को चलते हुए नहीं देखते और मरते हुए नहीं देखते। ये एक बड़ी गलती हुई, और भी कई गलतियां इस सिलसिले में हुई। तो कोविड के सिलसिले में जो सरकार की नाकामियां हैं, जिसकी वजह से गंगा में आप देखिए वहां रेत पर लाशें अनगिनत मिल रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार उसका कोई जवाब नहीं दे सकती थी। हमने देखा गुजरात और उत्तर प्रदेश, 2 पर्टिकुलर राज्यों में मौतें जितनी हुई उसको छुपाया जा रहा था। पूरे देश में यह आलम था। तो इस तरह से कोविड की लड़ाई में हम पूरी तरह से, सरकार ने अच्छा काम किया ये कहना सही नहीं होगा।
अब तीसरी लहर को लेकर भी खतरा जताया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आएगी। क्या आपको लगता है कि इसके लिए सरकार तैयार है? कहीं पर तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? हम तो आज आप किस माध्यम से मोदी जी को और हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को ये अपील करेंगे कि जो गुजर गया सो हो गया, जो गुजर गए, जो लोग अपनी जानें गंवा चुके, अब वो जिंदा नहीं हो सकते। लेकिन आप आने वाले जो 135 करोड़ हिंदुस्तानी जो जिंदा हैं, जितने लोग हैं, उसमें नौजवान भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें सीनियर सिटीजन भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, ये तमाम, और बच्चे भी हमारे, इन सब की जानों की जिम्मेदारी आप इख्तिदार में बैठे हैं, आईन के मुताबिक कि आपकी है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ जो हर सिटीजन को दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी आप पर है। तो आप कोताही न करें। आपको वक्त से पहले आगाही हो चुकी है, इकोनॉमिस्ट ने, साइंटिस्ट ने, डॉक्टरों ने आपको चेतावनी दे दी है कि थर्ड वेव अमुक समय पर आ रही है, तो आप बराए करम कोताही बिल्कुल, यानी सरकार को तैयार रहने की जरूरत है। अब जो गलती माजी में हुई है, जो पास्ट में गलतियां हुई है, वो अब सरकार आगे गलती ना करे। एक आखिरी सवाल मजीद मेमन साहब मेरा आपसे कि एक तरफ कोरोना की मार है और दूसरी तरफ महंगाई लगातार है। पेट्रोल डीजल की आप बात कर लीजिए, इसके अलावा रसोई की आप बात कर लीजिए, तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार का सर उस पर जो तर्क है वो भी बड़ा दिलचस्प है कि कोरोना के पीछे खर्च बहुत हो रहा है, इसी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। मुझे दुख होता है ये कहते हुए, विस्टा प्रोजेक्ट की क्या जरूरत है हजारों करोड़ रुपए लगाने की? उसे रोक देते आप, जब तक कि आप अपनी जाने लोगों की नहीं बचा सकते। तो आपकी प्रायोरिटीज रॉन्ग है। और साथ ही साथ देखिए, आने वाले दिनों में ये जो तीसरी वेव है, जो खतरा हमारे सामने नजर आ रहा है, उसमें हम न सिर्फ सरकारों को बल्कि अपने तमाम साधारण लोगों से भी, आम आदमियों से भी अपील करेंगे कि पूरा पालन करें प्रोटोकॉल का। अब आप सिनेमा हॉल कुछ खोल देंगे, आप मॉलों को खोल देंगे, आप रेस्टोरेंट को खोल, और फिर भीड़ें भी होने लगेगी, तमाम रिलीजियस है, और फिर बीमारी बढ़ेगी। ये नहीं होना चाहिए। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। हमें चाहिए कि हम पूरा सहयोग करें, कोऑपरेट करें, बिहेव करें। ये अंदाजा लगाएं कि हर एक जान बहुत कीमती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या चाहे नौजवान हो, सबकी जानें अहम है। और इस देश में सरकारों की अगर गलतियां भी होती हैं तो आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो गलतियों को कम उसका असर करें और लोग महफूज रह सकें। बिल्कुल मजीद मेमन साहब, बहुत बहुत सर आपका शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।